अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत ही फार रीचिंग इम्प्लिकेशन वाले ऐसे बिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से और आर्मी चीफ़ और इसी तरीके से बाकी जो सर्विसेज हैं उनके जो सरबराह हैं उनसे मुतल्लिक हैं। आर्मी चीफ़ से अगर शुरू करें तो आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको जहाँ वर्ड 3 ईयर्स से उसको 5 ईयर कर दिया गया। तो बिल पास भी कौमी असम्बली ने कर दिया। तो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। वैसे उनकी अर्लियर जो रिटायरमेंट डेट थी वो नवंबर अगले साल तक थी, अब वो 5 साल की मुद्दत होगी। इसी तरीके से जो नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की जो भी उनकी अपॉइंटमेंट डेट होगी उससे उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद है उसको 100% बढ़ा दिया गया, 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं उसको पास कर दिया गया। कोई बहस नहीं हुई हमारे, क्योंकि कानूनदान बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने बिल पेश किया, स्पीकर साहब ने नज़र यूँ रखी है, नीचे उठा के भी नहीं देखा। आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट। नो की आवाज़ ऊपर थी लेकिन उन्होंने आइज़ हैव इट को कहा अप्रूव्ड है और बिल पास कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके अंदर भी तरमीम पेश कर दी गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शुरा से पूछेंगे, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग मैं इसको कह रहा हूँ कि हुकूमत इस दौड़ भाग के अंदर इन बिलों को पास किया है कि इसके ऊपर कल रात तक शायद बेशतर जो कौमी असम्बली के अरकान थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि अमेंडमेंट की तफसील क्या है, सिवाय उन चंद एक लोगों के जो कोर ग्रुप में कोई जिनके साथ एक हाउस बिज़नेस को कैसे प्रोसीड करना है उनके नॉलेज में कुछ तफसील होंगी, बाकियों के नॉलेज में इसकी डिटेल्स भी नहीं होंगी। तो आज ये सारे बिल दे स्टैंड पास इन नेशनल असम्बली। सेनेट में हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर में या पास हो जाए, या मेरे प्रोग्राम करते करते अगर कोई डेवलपमेंट फर्दर आती है तो मैं आपको उससे आगाह करने की कोशिश करूँगा। क्या पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इसरात होंगे? क्या पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर इसरात होंगे? जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कुछ अबहाम थे 26वीं तरमीम के बाद, क्या वो अब सारे अबहाम दूर हो गए? क्या अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा निशाने के ऊपर पहले दिन से वही था जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा था, क्या वो ज़्यादा मैनेजेबल होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम के बाद या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो तरीक़ाकार है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 34 करनी है उसके बाद अदलिया में इंसाफ की फरावानी में तेज़ी आ जाएगी? इंसाफ अब लोगों को आसानी से मिलेगा, कोई करप्शन नहीं होगी? क्या इंसानी हकूक़ अब तो मुतासर नहीं होगा? ये सारे सवालात हैं आज के प्रोग्राम के लिए। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं रियासत अली सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, PMLN के रहनुमा हैं, और वलीद इकबाल साहब PTI से, और माजिद निज़ामी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुश आमदीद कहूँगा। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट करता हूँ। ये सवाल मैं सारों से नहीं पूछ सकूँगा, आप ही से पूछ रहे हैं। सारों से ना पूछने की वजूहत आपको समझ आ जाएगी। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत आपने 3 से बढ़ाकर 5 साल की है। आप अदलिया के साथ तो मैच खेल रहे थे, इसकी रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, आर्मी जो चीफ़ हैं, खाली उनकी मुद्दत मुलाजमत की बात नहीं है। ये तमाम तीनों जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को स्ट्रीमलाइन किया है, बढ़ाई नहीं गई। क्योंकि बढ़ाने वाला तो मैं बता देता हूँ कि हमसे पहले जो पार्लियामेंट गुजरा है, जो PTI की गवर्नमेंट थी और PTI की गवर्नमेंट ने मुद्दत मुलाजमत जो PTI ने लॉ अमेंड किया था उसके अंदर कितनी लिखी हुई थी? जी, उसमें 3 साल की एक्सटेंशन थी। सो 3+3 हिसाब आपका, देखें हिसाब आपका यहाँ पे ऑप्शन दे दिया था उन्होंने। 3+3 का मतलब क्या था? 6 साल। ये भी 5 साल पे आपने रेगुलेट कर दिया, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, 5 साल पे उसको फिक्स कर दिया। अब 5 साल के बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे? देखिए, अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो जब बात उस पर आएगी तो तब की बात करिएगा सर। नहीं, मैं ना नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब बात वहाँ पे वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वील कम टू इट। अभी तो स्ट्रीमलाइन करने का मकसद था कि सर्विसेज चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, तीनों की 5 साल क्यों किया आपने? देखें, एक ऑब्वियसली हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि ये एक्सटेंशन का जो कानून पिछली हुकूमत दे के गई थी कि 3 साल की और एक्सटेंशन हो सकती है, उसको वंस एंड फॉर ऑल जो है क्लोज़ किया जाए और 5 साल मुद्दत मुलाजमत को फिक्स किया जाए। सर आज़ाद साहब, आपके लिए ये सवाल नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में बताएं 34 जज कैसे हुए? उसमें नदीम भाई बात ये है कि जिस घर में आप तब्दीली ला रहे हैं उस घर के सरबराह नहीं पूछा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, उनको तो अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में रखना है या नहीं रखना है, ये भी फैसला होना है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सवाल ये पैदा होता है
कि यहाँ पे 60,000 की अगर बैकलॉग है तो आप प्रीवियस टेन्योर काजी फैज ईसा साहब जिसको बहुत प्रेज कुछ लोग कर रहे हैं, उन्होंने कितना बैकलॉग ख़त्म किया? कितना किया? बढ़ गया, 58 था तो 60 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो याह्या अफरीदी साहब ने टेक ओवर किया, उनको अभी आपने चीफ जस्टिस बनाया, उन्होंने कितने बेंचेस बना दिए? 2-2 जजेस पे, पहले 3-3 जजेस पे थे। उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत बैकलॉग खत्म करने के लिए अगर 14 केसेस पहले लगते थे तो आज 40-40 भी एक बेंच सुन रहा है। उसमें उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काम है, इंटरनल मामला उनका है, वो इसकी टाइमिंग आवर्स जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। 34 क्यों कर दिया? पहले उसकी लॉजिक तो बताइए। उसकी लॉजिक ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस की एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, बहुत सारे मैटर, ये 26वीं तरमीम जो अमेंडमेंट आई है उसको चैलेंज किया गया है। अब आपने उसको भी तो वहां पे मैनेज करना है ना, कि आपके भी ब्लू आई जो जजेस हों, जो आपके केस लगने से पहले जज भी अपना बैठा हो। आपको वजह है मुझे तो ये खौफ था अकील भाई से माजरत के साथ कि कहीं ऐसा बिल ना आ जाए कि 17 पार्लियामेंटेरियन भी वहां पे बैठेंगे। ये भी चूंकि आइन तो बना सकते ना, उसको अमेंड कर सकते, कानून साजी तो ये कर सकते, या ये भी, ये मैं तो कहता हूं कि इनके लिए माजरत के साथ एक अमेंडमेंट कर देते। ये जो रोज 25वीं 26वीं 27वीं 28वीं 58 अमेंडमेंट आज 22 हो गई हैं, इन तमाम से छुटकारा पाने के लिए एक अमेंडमेंट कर देते कि ये जो मौजूदा सेटअप है ना ये ताहयात हो, ताकि ये कौम इस हिजान से निकल आए। वकला जो टेंशन लेके बैठे, रोज पिटिशनें हो रही, इस सारे बकवास से लोगों की जान ही छूट जाए। अकील साहब पहले आप कमेंट कर लें, फिर मैं लाहौर जाऊंगा। देखिए, मैं भाई हैं हमारे और बिल्कुल सीखते भी हैं इनसे। मेरे ख्याल से ये तो खुशाइन बात है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो वर्कलोड भी जो इतना पेंडिंग चल रहा है उसको भी, उसमें भी कमी आएगी खातिर खा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और हमारे भाई उनमें से एक हैं, उनको भी ये होगा कि हम भी एलिवेशन हमारी भी हो सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। मुझे पता चला है कि वो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर ये वाली काफ़ी लोगों को ऑफर मौजूद थी। नहीं, ऑफर नहीं थी। देखें, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसका एक ख्वाब ही होता है, वो कहता है मैं एलिवेशन मेरी हो जाए। और यहाँ पे माजरत के साथ जो ट्रेंड हमने देखा पिछले कुछ सालों से, वो मखसूस चैम्बर से ही लोग आ रहे थे, जो वाक़तन वकील कचहरियों से मेहनत करके ऊपर तक आता है उसकी रिकग्निशन नहीं होती अनलेस एंड अनटिल ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम अ सर्टेन चैम्बर। वलीद इकबाल साहब, सर आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस, आपका रद्दअमल इसके ऊपर क्या है? अभी वैसे पार्टी की तरफ से एक बाकायदा इसके ऊपर बयान तो जारी नहीं हुआ जहाँ तक मेरा इल्म है, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा पहले तो ये और चंद मिनट के इसके बाद मंजूर हो गई है ये जो है कौमी असम्बली के अंदर, जिस तरह ये तरीका किया गया है। लेकिन जो हमारा मजमूई तौर पे इस पे मौक़िफ़ है वो अभी कुछ देर पहले इसके फ़ौरन बाद मंजूर होने के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने भी, और उमर अयूब खान साहब जो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने भी कुछ मुख्तसर बयानात जो हैं जारी किए हैं। मैं आपको उनसे भी आगाह कर देता हूँ और अपनी भी राय उसमें दे देता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों, सर वो मैंने सुन ली, आप अपनी राय दे दें। बैरिस्टर गौर साहब की छोड़ दें राय, आप अपनी राय दोनों शोबों से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है कानून के शोबे से भी और कानून साजी का भी। अब थोड़ा बहुत तजर्बा मैंने हासिल कर लिया है 6 साल अपने मियाद में सेनेटर, तो इसकी कोई ये जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक और जजों की तादाद से मुतल्लिक जो हैं कवानीन, इनका किसी तौर पे इंसाफ की फराहमी से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ख्वाहिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक महज सियासी इक़दाम है, और जो हज़म नहीं हो पा रहा इस हुकूमत से, 12 जुलाई का उस वक्त के जो फुल कोर्ट में अवेलेबल जजेस, जो 13 जजेस में से 8 ने एक अक्सरियती फ़ैसला किया मखसूस नशस्तों का, और वो बिल्कुल जायज़ और सही कानूनी आइनी फ़ैसला था। ठीक है, 5 ने उनसे इख्तलाफ किया, 8 ने उसका फ़ैसला किया, और इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का भी फ़ैसला हुआ था। मिलिट्री कोर्ट्स पर 11-6 से पूरा कोर्ट बैठा हुआ था, तो 6 जजों ने इख्तलाफ किया, लेकिन 11 जजों की अक्सरियत थी, उस पर तो किसी ने नहीं इस तरह से रद्द अमल दिखाया। लेकिन जहाँ बस ये उनसे हज़म नहीं होता, और अब दुनिया भर जिस तरह कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा से बयान आ गए हैं, ICJ जो है काउंसिल ऑफ जूरिस्ट जो है उससे आ गए हैं कि ये 26वीं तरमीम पूरी की पूरी जो है ये सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने अदलिया को अपने मातहत लाने के लिए की है, और अब उसके तसलसल में
एक हमारा एक और जो इसका मौक़िफ़ हमारा इसके हवाले से है, ये वैसे ही ना गैर नुमाइंदा हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है, ये वैसे इस तरह की जो है इक़दाम नहीं ले सकती। और फिर जिन हालात में सेनेट से 26वीं तरमीम मंजूर हुई, वो 2 सेनेटर्स जो मेंगल साहब की पार्टी वाले हैं, उनका अभी सबको पता है, खैर ये चैलेंज भी हुई हैं, जिस तरह से ये मंजूर हुई और जिस तरह से इसके जो सब्सटेंस है वो, तो ये मज़ीद जो है एक रास्ता बनाया जा रहा है। एक लफ्ज़ होता है कोर्ट्स को पैक करने का, कोर्ट पैकिंग का रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है। और ये बिल्कुल आपने बात कर दी, मैं भी करने वाला था जब मेरी बारी आती, कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है उसमें भी बड़े वादे हुए हैं लोगों को, उसमें खूब हर किस्म का इंसेंटिव जो है इस्तेमाल हुआ वोटर्स के लिए, बशमूल इसके कि जी अब हम बहुत सी असामियाँ ला रहे हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में और आपको वहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। तो ये वो भी जो है उसका भी तसलसल जो है माजिद निज़ामी साहब बहुत से जो जिनकी मौजूदा हुकूमत से थोड़ा सा नाकदाना राय है, उनका ख्याल ये था कि कल पता नहीं ट्रंप ने आना है अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, या कैमला हैरिस ने आना है, तो उससे पहले आज ये सारे काम करना ज़रूरी है। मैंने कहा यार इसमें एमरजेंसी क्या थी, आज दोनों इजलास बुलाएं, आज ही ठप्पे लगवा लिए, हफ्ता बहस हो लेने देते हैं, वो कहते हैं कल तक ही पता है। तो आप बताएं आपका तजिया क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया। आज मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक मिसरा याद आ रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स के ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। और वो मिसरा कुछ यूँ है कि खामोशी गुफ्तगू है, बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा तबसरा कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो कानून साजियाँ की गई हैं और उसके अंदर जो निकात शामिल हैं, ये दोबारा पढ़ दें, ये काफ़ी हस्बे हाल है जी। खामोशी गुफ्तगू है, बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी। तो ये उनका एक मिसरा मुझे आज के कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर सादिक नज़र आता है। सर ये अब प्रोग्राम के वापसी पे ना मैं अकील साहब से दरख्वास्त करूंगा ये मेरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब को भी पेश कर दें। जी 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 बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाई गई है, जिसमें ये देखा गया कि पहले चूँकि अदलिया के कंधे पर रख के मामलात किए जाते थे, अब पार्लिमान के ज़रिए ये सारा कुछ किया जाए। और ये बात दुरुस्त है कि आइन और कानून के तहत आप कानून में तब्दीलियाँ कर सकते हैं, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, लेकिन उसके बाद जो मंजरनामा बनता है उससे ये पता चलता है कि जब जजेस की तादाद बढ़ेगी और उसमें लोगों को एडजस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर मेरिट का ख्याल कौन रखेगा। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और वो तमाम जजेस जो रखे जाएंगे उनकी रिटायरमेंट डेट्स क्या होंगी। तो मेरा ख्याल है कि उस वक़्त तक का एक लंबा इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है। जहाँ तक मामला है 60,000 केसेस का, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी जड़ को देखने की ज़रूरत है। वो जो लाखों केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हैं उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिनकी बुनियाद पर फिर ये सारी अपीलें और मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में और उसके बाद इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं की गई, जिससे ये पता चलता है कि बहरहाल इन सारे इक़दामात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस से या आवाम को रिलीफ देने से नहीं है, बल्कि ये चीज़ें किसी और तरफ इशारा करती हैं। आज़ाद साहब, आज एक ही तीर से दो शिकार कहते हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी तादाद आज ही बढ़ा दी है। तो जो 6 जजों को ट्रांसफ़र करने की तजवीज़ें थी, इधर उधर करना था, वो भी आज रौला हल हो गया। जिन्होंने ख़त लिखा था तो इधर भी 34 जजेस हो गए, तो फिर तो अब सब अच्छे की खबर है। मैं पहले निज़ामी साहब के एक शेर का जवाब देना चाहता हूँ। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो अब आता हूँ मैं आपके सवाल। ये शहबाज साहब को नहीं भेजा जा सकता। ये आवाम की मैंने बात की, शहबाज साहब नहीं क्वालिफाई करते शेर के लिए। उनका शेर सही था शहबाज साहब के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान की लिटिगेशन होती और उसके अंदर कितने जजेस काम कर रहे हैं? 8, 10 की तादाद थी, अब आपने 12 कर दिए। 9 से 12। लेकिन मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ कि 8 काम कर रहे हैं, तो अब आपने 12 कर दी, तो यानी 4 की कमी हो गई इस हिसाब से भी, चूंकि वर्किंग इस वक्त 8 है। 17,000 केसेस पेंडिंग है। और दूसरी बात, मुझे बताएं, अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना है, सुप्रीम कोर्ट में 2% जो जनरल पब्लिक है उसका केस आता है।
जो 98% लिटिगेशन है, जैसे अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, वो हाई कोर्ट तक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नीचे अगर आप देखें तो 30 लाख केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केसेस पेंडिंग, फेडरल शरीयत कोर्ट में 185 केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 187 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मुझे बताएं कि सिर्फ इंसाफ फंस गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग शादियाने बजा रहे हैं इंसाफ के, वहां पे डंके बज रहे हैं, लोग खुश हैं, उनको उनकी दहलीज पे फ्री डोर स्टेप पे सस्ता इंसाफ उनके घर मिल रहा है। उधर कोई जरूरत नहीं, आपको वहां लिमिटेशन एक्ट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको 150 साल पुराना सीआरपीसी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सीपीसी 200 साल पुराना चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे इंसाफ मिल रहा है। जहां पे 30 लाख केसेस पेंडिंग है, जहां पे सिर्फ 187 केस हैं वो हुकूमत के केसेस हैं या अपोजिशन के हैं, जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन केसेस कह रहे हैं, वहां पे इंसाफ आके रुक गया है, जैम हो गया है। इसलिए 34 जजेस उनको इंसाफ दे सकते हैं, 17 जजेस नहीं दे सकते। और भाई अभी जो चीफ जस्टिस बना, आप उनसे पूछे कि आपने अभी उनसे कि आपकी पॉलिसी क्या है, केस मैनेजमेंट आपकी क्या है। अभी उन्होंने आके 2-2 जजेस पे जो बेंच बनाए, 40-40 केसेस लगे हुए हैं। अगर 1:30 बजे तक कोर्ट काम करती तो क्या पता वो वर्किंग आवर्स 3 बजे तक ले जाए। और मुझे बताएं, अगर ये केसेस 2 महीने में या 3 महीने में फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट खत्म हो जाते तो बाद में ये 34 जजेस से क्या काम लेंगे। फिर अगली बात, सुप्रीम कोर्ट का बजट कितना है? अरबों में। अब जब आप डबल करेंगे तो उनके साथ सारा अमला, ड्राइवर, बावर्ची, रीडर, सेक्रेटरी, स्टेनो, उनके घर, उनकी रिहायश, उनके टेलीफोन, उनकी रिहायशें, मेडिकल सहूलत, यानी आप गवर्नमेंट एक्सचेकर पे डबल उसका वो कर रहे हैं बोझ। तो क्या ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, जिसके अंदर गरीब बंदे को मलक साहब टेबलेट मुयसर नहीं है, एम्बुलेंस मुयसर नहीं है, ये जो मजदूर नहीं है जिसके अंदर वो लेके जाते हैं सीमेंट, उसके अंदर वो लेके मरीजों को लेके जा रहे हैं, दरख्तों के साथ लटका के उन्होंने लगाई हुई, उस के ऊपर आप 34 जजेस का बोझ डालना चाहते हैं। मैं एक और बात, इंडिया में 1 अरब 25 करोड़ आबादी, वहां पे 31 जजेस काम कर रहे हैं। 1 अरब वहां भी अप्रूव्ड स्ट्रेंथ 33 है, मैं हमारे से 6 गुना आबादी है। 1 अरब है ना सर, 6 गुना। और वहां पे इतने केसेस नहीं, वहां पे मुझे बताया कितनी मरतबा मार्शल लॉ लगा है, बताया ना। माशाल्लाह की बातें आपसे पूछनी नहीं है मैंने। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन वहां जमहूरियत है, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं। सर एक बात जो उन्होंने कही पंजाब के हवाले से, वो बड़ी सही बात है। पंजाब में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, वहाँ लोअर कोर्ट्स के अंदर रुल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ आपने ना हाई कोर्ट को छेड़ा है ना लोअर कोर्ट्स को छेड़ा है, सारा इंसाफ जो था सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है इस वक्त। नहीं या वो 6 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनमें फंसा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा पेंडेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है पंजाब, मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल पेंडेंसी के हवाले से भी मैं करता हूँ। एक तो बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है, ये 34 की 34 को भर्तियाँ नहीं हो रही। मैं माजरत के साथ विद एन एक्सेप्शन अप टू 34 प्रोविजन डाली है ना, तो क्या ये हमारा इस्तेकाक है? जो आपने बिल पेश किया था उसमें आपने कितने तजवीज़ किए थे? देखें आपने बिल में कितने तजवीज़ किए? हमारे 23 थे, लेकिन देन अगेन डिस्कशन थी, इत्तेहादियों के साथ भी डिस्कशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन है। इत्तेहादी कहते हैं हमारे 20 बंदे रखो, तो फिर आप नहीं कहा किसी ने भी, ये नदीम साहब ये किसी ने नहीं कहा। देखें मैं आपको ये वाज़े ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इस्तेकाक है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 5 हाजिर जज साहिबान बैठे हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं और 1 जज सीनियर मोस्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। वैसे माजर के साथ ये आइडिया 34 वाला ये मुझसे हजम नहीं हो रहा। मैं आपको उसकी भी 22 कर देते ना, मंतक भी 23 कर देते तो मैं समझ लेता आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है, आपको बंदे चाहिए, लेकिन 34 मैं उसमें आपको मंतक भी बता देता हूँ। ये आपके हाई कोर्ट्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं, जहां पे पहले 6 जजेस वाला मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये उन 6 जजेस की वजह से नहीं है। उस हाई कोर्ट में से भी एलिवेशंस होके कंसिडर होंगे जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए भी। इसी के साथ वहां पे सैंक्शन स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ाई गई है कि वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं। अब मुझे बता दें कि 8 जजेस के साथ आप क्या या 9 जजेस के साथ आप क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे? आम आदमी का केस तो उसी तरह बैक बर्नर पर है। 2 रोज पहले या अफरीदी साहब ने एक जेल रिफॉर्म्स के ऊपर मीटिंग चेयर की थी, उसमें आहत चीमा और खदीजा शाह बैठे हुए थे, और मुझे उस मीटिंग की तस्वीर देख के पहले चीफ जस्टिस साहब का मुस्तकबिल ही खतरे में लगा था। मैंने कहा खदीजा शाह को उन्होंने कमेटी में उठाया हुआ जेल रिफॉर्म्स की,
तो आपको कोई ऐसी तशवीश तो नहीं है? आपने कहा 34 ही करो। देखें, हमें तशवीश नहीं है और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एप्ट पर्सन है उसमें बैठने के लिए, उन पे तो खुद ही हाल में गुजरी। इसी तरह चीमत साहब ने भी जो है वो काफ़ी टाइम वो जेल में रहे और ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। वो अपने जो उन पे गुजरी है, जिस कर्म में वो गुजरे हैं, चीमा साहब उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को डालना चाहिए था बेचारी के साथ। तो अभी बिल्कुल 9th में के केसेस में है, अब वो उनका केसेस होंगे तो बिल्कुल उनको तो अभी बेल पे वलीद इकबाल है ना। पंजाब के अंदर पेंडेंसी का इशू ही कोई नहीं है, वहाँ इंसाफ भी फौरी मिल रहा है। तो आपको प्रॉब्लम सिर्फ इस्लामाबाद में ही है, इस्लामाबाद के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए आपकी जमात को भी। हाँ जी, वो पंजाब के बारे में एक दिलचस्प डिटेल है जो मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी शेर व शायरी भी यहाँ हो रही है, मैं बताना चाह रहा था कि अल्लामा इकबाल की तवील नज़म है तस्वीर दर्द, वो बांगे दरा में है। उसका ये पहला शेर है, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी, जिसका ये दूसरा मिसरा अभी और आप चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भिजवाया जाए, तो मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर रहा था। जो शेर मैं बताना चाह रहा हूँ ये 26वीं तरमीम के बारे में भी और इन तमाम कवानीन के बारे में भी, वो सुन लीजिएगा। और वो पहले मिसरा ही बताता हूँ कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये अल्लामा इकबाल ही का मिसरा है। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये जो, और आज ठीक फरमाया ये बैरिस्टर गौहर ने भी और उमर अयूब साहब ने भी अभी फ़ौरन बाद इसके, कि ये इनको समझ नहीं आ रही, इनका विजन नहीं है, ये इनके गले पड़ेगी आके एक दिन। ये सारी जो चीज़ें आज उन्होंने मंजूर की हैं बग़ैर विजन के और बग़ैर किसी लॉन्ग टर्म सोच के कि कल को क्या हो सकता है, और ये 1 साल 1.5 साल से जो कुछ कर रहे हैं, ये सारी जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, ये एक दिन इन्हीं के गले पड़नी है आके। इसी PDM गवर्नमेंट यही जो अपनी साथी जमातों की बात अरशद नदीम ने जब वो थ्रो फेंकी थी ना, वो 90+ मीटर्स वाली, तो वो इनके एक वजीर साहब ने शहबाज साहब को कहा था, सर आपका विजन है, आपका विजन है। तो ये भी सर आपका विजन है। मैं ब्रेक ले लूं, दोबारा आपसे शुरू करूंगा। आप मुझे पंजाब के केसेस की डिटेल कुछ बताइए। ब्रेक लेने हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, आपका जवाब अधूरा रह गया था। पंजाब हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में पेंडेंसी का इशू नहीं है। लोअर कोर्ट्स की जितनी शिकायत हैं वो भी कोई मसला नहीं है। पंजाब में सब तरफ अच्छा है, सिर्फ मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इस्लामाबाद में खराबी है, यहीं से मसला है। इसी से तो नज़र आता है ये बदनीयती जो है इस गवर्नमेंट की। मैं आपको बता दूं जी, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने एक ऑडिट, और ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा ऑडिट हुआ है इतने वसी पैमाने पर पूरे पंजाब भर में। 1.4 मिलियन 14 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं पंजाब की जुडिशरी में। उसमें से तकरीबन सिविल कोर्ट्स जो है, ये नीचे से जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी, मैं बारहा कह रहा था कि भाई रिफॉर्म लाना है तो नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे आप देखें केसेस की पेंडेंसी क्या है। 1.2 मिलियन केसेस सिविल कोर्ट्स में, सबसे निचली सतह, यानी कि 12 लाख केसेस वहाँ पे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उससे ऊपर आता है वहाँ तकरीबन 2 लाख है, और फिर उससे ऊपर लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ 1,03,000 केसेस जो हैं इस ऑडिट में। ये भी 1 महीना पहले ये हुआ है ऑडिट, और उसमें से 1,03,000 जो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उसमें 66,000 प्रिंसिपल सीट लाहौर पे हैं, जिसमें 12,000 सिविल हैं, 25,000 क्रिमिनल हैं, 26,000 रिट पिटिशंस हैं और 2,500 कमर्शियल और टैक्स के जो हैं वो केसेस हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट की सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो 60 जजेस की है, और ये 25-30 साल 40 साल से ऐसे है, और 25-30 साल 40 साल जिसमें यही लोग हुकूमत करते रहे हैं, कभी 40 से ज़्यादा 38 40 42 से ज़्यादा जज लाहौर हाई कोर्ट में बने ही नहीं, मुकर्रर ही नहीं होता। और मैं इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले जुमे की रात पे एक जगह निजी महफिल में था, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस साहब तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा यार हमारे पास बंदे ही नहीं होते इस काबिल जिनको जज बनाया जाए। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब उन्होंने एक ज़ाती सतह पर ये एक राय दी। बट आप ये फिगर्स देख लें और आप देख लें कि बस सुप्रीम कोर्ट पर ही फंस गई ये बात, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। ये सारा इससे इस बदनीयती का पता लगता है, और ये पता लगता है कि इंसाफ का बोलबाला इस्लामाबाद से हुआ करेगा। वलीद साहब, लाहौर में तो आप इंसाफ कर नहीं सके, अब इस्लामाबाद से इंसाफ हुआ करेगा, यहीं बैठ के फैसले हुआ करेंगे। माजिद निज़ामी साहब, आपको गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि ये जो क्योस वाली कैफियत थी, अदलिया जुडिशरी इधर से एग्जेक्टिव आपकी, ये आमने सामने ही हमें मोस्ट पार्ट नज़र आते हैं 3-4 सालों के अंदर, एक स्वाय वो पीरियड के जिसमें बंदयाल साहब बहुत ज़्यादा PTI के साथ अलाइन हो गए हुए थे, बाकी वाला अरसा कभी साकिब निसार फिक्स कर रहे होते थे PMLN को, कभी इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी को फिक्स कर रहे होते थे। क्या इस फेज़ से हम आगे गुजर गए या नहीं गुजरे? जी, मुझे तो लगता है कि उसी फेज़ को कंटिन्यू किया गया है। उसकी वजह ये है कि कुछ ख़राबी आ गई थी
निज़ाम चलाना ज़रा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अदलिया की जानिब से कुछ मुज़ाहमत थी। और अब बड़ी स्मूथ फंक्शनिंग होगी, सिस्टम के तमाम जो सतून हैं उनको इनलाइन कर दिया गया है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या उनकी तकर्री है, उसमें एक बाइंडिंग लगा दी गई है कि वो उनकी एक हद मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इदारे के ऊपर से बलाई हद ही ख़त्म कर दी गई है। तो इससे पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून किस तरीके से मेरा ख़्याल है कि खिदमत और सहूलत का जो सफ़र है उसको जारी रखे हुए है। और इस तरह से अगर तरक्याती मंसूबों पे अमल दरामद किया जाता रहा तो मेरा ख़्याल है सिस्टम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी कि सिस्टम के हवाले से कुछ सवालात मौजूद हों। तो बड़ा स्मूथ मेरा ख़्याल है कि अब सफ़र होगा, उसकी बजाय कि जो उसमें गुंजाइश थी या जो मसाइल सर आपने माजिद निज़ामी साहब, आपने अभी ना नवाज शरीफ का वो अमेरिका बरतानिया पता नहीं कहाँ जाके उन्होंने बयान दिया PIA के हवाले से, वो आपने बयान नहीं सुना, नहीं तो आपको अंदाज़ा हो कि वो कितना दर्द रखते हैं और कितना पोटेंशियल मौजूद है मामला को दुरुस्त करने के हवाले से। 3 दफ़ा नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, दूसरी दफ़ा उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और उनकी बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है। वो कहते हैं PIA ले लें। PIA में आपने 5 वज़ारत उज़्मा में क्या चीज़ें दुरुस्त कर ली हैं, जो अब बेटी को PIA दे दे तो फिर PIA ठीक हो जाएगी। तो नून लीग का विजन इस वक्त एक डिफरेंट लेवल के ऊपर है। मैंने इसलिए वो नदीम की थ्रो की मिसाल दी थी आपको, अरशद नदीम की थ्रो की मिसाल, कि उसी तरह का विजन शहबाज साहब इस वक्त अप्लाई करने की जुडिशरी के अंदर कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर फिर मुझे जो तस्वीर दर्द है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, उसका जो अगला शेर है वो याद आ गया है कि ये दस्तूरे ज़ुबां बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो शेर व शायरी है, ये इस्तारे, ये इशारे, ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि जब एक अनदेखी घुटन हो जिसमें बात ना की जा सकती हो तो फिर लोग अशार का सहारा लेते हैं। और अभी मुस्लिम लीग नून को ये समझना चाहिए कि उनके साथ जो जो कुछ होता रहा अब वो उसी के अंदर मुआवनत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को उनके साथ भी कुछ ऐसा हो। उसकी वजह ये है कि पिछले 25 साल में जितनी भी असम्बलीज़ रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है। तो अब देखना ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब भी चेंज होंगे या वो अपने 5 साल मुकम्मल कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम सवाल होगा आने वाले दिनों में। अच्छा बैरिस्टर अकील साहब, मुझे लगता है कि हमने ब्रेक में जो बातें यहाँ की थी ना, माजिद निज़ामी ने कान लगा के वो सुन ली हैं। तो मैं आपको दोहराने को तो नहीं कहूँगा ब्रेक में मैंने क्या बातें की और आपने क्या की, लेकिन आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं। उस पर बिल्कुल रिएक्शन देता हूँ, क्योंकि शेर व शायरी का आपने माहौल गर्म कर दिया। और अल्लामा इकबाल साहब का ही शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसमें खुदा आपने इस्तारा किसके लिए इस्तेमाल किया? मैं तो कोई तबसरा ना कराएं, लेकिन एक शेर है और उनको डेडिकेट किया है। बिल्कुल ठीक है। क्या नून लीग के लिए भारी तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए नून लीग के लिए कोई नहीं। हमने देखे स्ट्रीमलाइन की हैं चीज़ें। और यहाँ पे देखें सबसे बड़ी बात ये, बार बार इसी प्रोग्राम के तवज्जो से भी मैं बता दूं कि कहा जाता है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। बिल्कुल, और हमने देखा, दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बिल्कुल ठीक वलीद इकबाल साहब ने कहा कि वहाँ पे कभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 60 है, लेकिन कभी 60 सीटें भरी नहीं गई। तो यहाँ पे भी कोई ये नहीं है कि 34 की 34 भर दी जाएंगी। एज एंड व्हेन और एज पर नीड बेसिस जो है उनको उनकी एलिवेशन होगी या उनको फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे वैसे अगर चीज़ देखा जाए तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी है और उसके अलावा दीगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे आपके बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स सिंध ने तो आज वो कर दिया, लेकिन अब पंजाब ने करना है, KP ने करना है कि वहाँ पे जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें अदालती बेंच बने। वहाँ पे फिर रजिस्ट्रीज भी होती हैं। और जिस तरह मिसाल के तौर पे कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की अगर बात की जाए, वहाँ पे पंजगूर में रजिस्ट्री है, दीगर जगहों पे वहाँ से लोग उठ के इस्लामाबाद आके या कोहिस्तान से आके लोग जो है वो इस्लामाबाद आके पिटिशंस दायर कर रहे होते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म मौजूद है, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है। सिर्फ कमी किसकी है? जजेस की कमी है। ये जजेस जब इनकी एलिवेशन होगी, इनको जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो फिर जाहिर बात है एक पूरे निज़ाम में बेहतरी आएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तरमीम आई आज, वो क्या कहती? मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये इन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चेंज किया है, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आए और फौरी तौर पे काजी साहब ने उस पर नोटिफिकेशन किया था। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये सिचुएशन फिर बदलेगी, इससे बेहतर है 30-40 ऑर्डिनेंस बना लें और नोटिफिकेशन बना के अपने पास रख लें। जो सिचुएशन हो उसमें जो फिट आता हो उसको आप इस्तेमाल कर लें।
अब आज तो फिर आपने एक ऑप्शन दे दिया अपना बंदा फिर फिट करने के लिए, कल को सिचुएशन अब क्या किया, अब बता भी क्या किया। अब उन्होंने कहा है कि जी अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज होगा वो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा। कल को फिर सिचुएशन बदलेगी, या आप ऑर्डिनेंस लेके आएंगे या आपको फिर एक अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। वो जो जुडिशियल कमीशन है, एक शेर कहना चाहता हूँ आखिरी वक्त के आखिरी को कह रहे हैं, अभी ये बड़ा अच्छा इनका मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा, ये शेर इनके लिए कि वक्त के तख्त से यक लख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। बस मैं इस पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ आज ये हो रहा है ना, ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त दूर नहीं है। ये इतना बड़ा जो इंटायर सेटअप एंड द सिस्टम विच हैज बीन चेंज्ड by virtue of this amendment, whether they have followed the rules 2007, whether they have followed the rules 2012 Senate, whether they have followed the procedure of legislation which has been prescribed in the Constitution, आप जैसे लेजिस्लेशन कर रहे हैं, ओ भाई रात तक हमें बीइंग अ लीगल फर्टेंटी हमें नहीं पता, और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन इनको भी शायद पता ना हो सिवाय 5-4 के, और आपने इधर से ला के इधर से यस और नो में करके आपने आइन और एक्ट और पता नहीं क्या क्या आपने तब्दील कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ चैलेंज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट पूछ ले कि लाइए कौमी असम्बली की बहस की तफसील हमें दीजिए, तो ये क्या पेश करेंगे? मिनट्स और पता होता क्या कि पहले आपने ये लेजिस्लेशन पहले आपने काबीना से पहले काबीना से आपने करवानी, फिर आपने सेक्रेटरी के पास बिल जमा करवाना है अलॉन्ग विद एजेंडा, और फिर तमाम मेंबरान को देना है, फिर उस पर डिबेट होनी है, फिर आउटपुट होनी है, फिर आप वापस स्टैंडिंग कमेटी को भी भेज सकते हैं, फिर सेनेट में जाएगा, फिर वहां से एडिशन ओमिशन के साथ दोबारा पोर्ट होगा। ये प्रोसीजर है। अगर 5 लोगों ने बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ने करना है तो बाकी पार्लियामेंटेरियन को घर भेज दे। आपने क्यों गवर्नमेंट टैक्स चक्कर पे उनको बोझ बनाया हुआ है? ये गरीब आवाम उसको बर्दाश्त कर सकती, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ट्रू सेंस व्हिच हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वलीद साहब, जो ड्यू प्रोसेस था ये बिल के पास करने के हवाले से, क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया? आज़ाद साहब की बातों से लगता है कि उसको कहीं से काट छाट के साइड से हम निकल गए। मेरे लिए मुश्किल है ये कहना जी, क्योंकि मैं तो टेलीविज़न पे उसको देख रहा था और सारा का सारा नहीं दिखाया गया, और फिर वो हाउस भी ठीक तरह नज़र नहीं आता, वो तो टीवी का वो कैमरेज का, क्योंकि सरकारी चैनल है वो फोकस रखते हैं स्पीकर पे या सरकारी बेंचेस पे, तो कहना मुश्किल है। वैसे प्रोविज़न तो होती है इन रूल्स में, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्डक्ट या कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट, कि उनको हाउस खुद जो है वो रिलैक्स कर दे। और उन्हीं हालात में मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा 15वीं तरमीम मंजूर कराने की कोशिश की थी। वो कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गई थी, जिसके ज़रिए वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, वो हर इदारे के ऊपर सुप्रीम पावर वो बनना चाह रहे थे। वो सेनेट में उनकी क्योंकि उतनी अक्सरियत नहीं थी तो कि वो कर सकें, और वो जब अक्सरियत आने वाली थी तो उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलट दिया, तो वो खुदा न खास्ता वो तरमीम जो थी 15वीं वो मंजूर नहीं हो सकी। लेकिन एंड कोई इसमें बईद नहीं है कि ये रूल्स एंड जो है प्रोसीजर्स जो प्रिस्क्राइब हुए हैं वो ये फॉलो ना हुए हों। और ये तो बात दुरुस्त है कि अगर ये चैलेंज होते हैं और बहस का तलब किया जाता है कि जी क्या डिबेट हुई थी, तो डिबेट तो कोई हुई ही नहीं, वो तो आपने देख लिया, वो तो कम से कम लाइव सब ने यहाँ पे जो है उसको मुलाहिजा किया है। और ये तरमीम का भी ये हाल है, आईनी तरमीम का भी और कानूनी तरमीम का भी यही हाल है, कोई डिबेट नहीं। और ये जो सर्विसेज चीफ, ये जो बाज़ मामला तभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने हैं जी, बाज़ मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चले गए हैं और बाज़ मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। वहाँ अभी तक मुझे एटलीस्ट क्लियर नहीं है कि वहाँ पे सीनियर मोस्ट जो जजेस का जो कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर भी वो मौजूद था, वो अब उनका क्या बनेगा? जस्टिस मंसूर का, जस्टिस मुनीब का, ये कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को यही लीड कर रहे होंगे? जुडिशल कमीशन के हवाले से आज आई थिंक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर ही इन्होंने एक तरमीम वो भी डाल दी है कि वहाँ कौन बैठेगा और आईनी बेंच में कौन बैठेगा। जी, ये जुडिशल कमीशन की कल जो है वो मीटिंग होनी है और उससे कुछ अंदाज़ा लगेगा कि ये किस समत में ये मामला जा रहा है। लेकिन ये एक बात तो तय है, और इसको तो सब जिस दिन से 26वीं तरमीम जो है वो नोटिफाई हुई है गज़ेट के अंदर, ये बात आयां है रोज़े रोशन की तरह कि अब गवर्नमेंट जो कि आइनी मामलात देखें ना, रेट होती है 199 आर्टिकल में या हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में होती है 184 जो है सब आर्टिकल 3 जो है उसके तहत। अब उसमें फ़रीक होती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी
कि जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो है लिटिगेंट जो है वो खुद फैसला कर रहा है कि हमारे जज कौन होंगे। तो ये अब जब आज़ादी अदलिया का ये हाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील में इस बात का जो है बहुत ज़्यादा अंदेशा नज़र आ रहा है। तो कल पता लगेगा कि फैक्चुअली क्या होता है, क्योंकि लीगल एनालिस्ट्स ने पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी यही समझा है कि यही वो तरीका है कि जिससे लिटिगेंट यानी एक फरीक पार्टी अपने बेंच का तयन कर रही है कि जी मेरा केस इधर लगे और ये बेंच ये लोग। 26वीं तरमीम में जो प्रोविजन डाली गई है उसमें सबसे बड़ी जो थॉर्नी इशू है वो यही है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना अगर पोजीशन ले ले तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। माजिद निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है जुडिशल कमीशन के अंदर मामला इजीली सेल थ्रू हो जाएगा या जजेस इसके ऊपर असर्टिव रोल लेंगे, क्योंकि ये एक है इशू कि हुकूमत खुद ही फ्रीक होगी और ख़ुद ही अपने बेंच का तयन कर रही होगी? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आइनी तरमीम के अंदर कुछ कानूनी मामलात पे जल्दबाजी की गई। उसकी वजह यह है कि वो अक्टूबर की एक मखसूस तारीख से पहले उस कानून साजी को मुमकिन बनाना था। तो इसलिए ये बात गर्दिश में रही कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुसव्वदात बने हुए थे कि अगर अपोजिशन ना माने, इत्तेहादी जमातें ना माने, कोई मसला आ जाए, वोटों का कोई जमा तफरीक का मामला आ जाए तो कौन सा मुसव्वदा आएगा, ये ना हो, ऑप्शन ए ना हो तो बी में कौन सा मुसव्वदा आएगा। तो उस जल्दबाजी में मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है और उनको ठीक किया जाना चाहिए। इसीलिए जुडिशल कमीशन का जो मामला है उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये कहा तो गया है कि हमने बड़ा बैलेंस्ड करके इसको बनाया है और तकर्री का तरीका तय किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में ये वाज़ेह भी हो जाएगा कि कोई ऐसा मौक़िफ़ वहाँ पे सामने आए कि जिससे हुकूमत के वोट कम हो जाएं और हुकूमत के जो मुखालिफ लोग हैं या हुकूमत की राय से इख्तलाफ रखने वाले हैं वो अक्सरियत में आके जजेस को अपॉइंट करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सियासी तौर पे एक बड़ा भूचाल होगा और उसी को रोकने के लिए उसकी कंपोजिशन इस तरह की बनाई गई है कि थोड़ी बहुत बहस के बाद मामला वही हो कि जो रिकमेंडेशंस आई हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से किसी इजहार राय का या मुतबादिल राय का इजहार करने का मामला है तो वो आने वाले दिनों के कुछ केसेस के अंदर हमें देखना होगा। उस वक्त वाज़ेह होगा कि नई टीम या नए सरबराह क्या लाइन ले रहे हैं और इसीलिए उसका हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि केसेस की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से, रिमार्क्स की वजह से ये चीज़ वाज़ेह हो सके कि वो क्या सोच रहे हैं। तो अभी उस तरफ से इस तरह का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। सही। बैरिस्टर अकील साहब, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आज आपने तरमीम डाली है उसमें आपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस का भी लिखा हुआ है और फिर ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में होंगे तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा कौन होगा। थोड़ी सी उसकी वजाहत फरमा दें, समझने में आसानी हो जाए। जी देखें, उसमें थोड़ी सी कॉम्पोजिशन ये हुई है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होगा उसका भी उस कमेटी में होना ज़रूरी है। जुडिशल कमीशन में नहीं, जुडिशल कमीशन में तो वो डेफिनेटली होंगे। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड कर रहे हो फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी वो अगर हेड कर रहे हैं तो उसी वजह से जब देखिए कॉम्पोजिशन में आपको थोड़ी सी समझा दूं उसकी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। उसके बाद आपके जो मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा हैं। इसी तरह एक अपोजिशन के एमएनए, एक अपोजिशन का सेनेटर, एक गवर्नमेंट का एमएनए, एक गवर्नमेंट का सेनेटर और एक सिविल सोसाइटी से या माइनॉरिटीज़ में से। ये तमाम तर कॉम्पोजिशन पूरी है। अभी जो असामी खाली है इस तमाम तर चीज़ में वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। वो अब कल कमेटी ने डिसाइड करना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से उसमें थोड़ी सी ये आपको मैं गुजारिश कर दूं कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और इसी तरह दूसरा जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये कमेटी के उसमें है। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है कि जो सब आर्टिकल या सब क्लॉज 3 के एम्बेड में आते हैं 191A के बाद, जो 26वीं आईनी तरमीम में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जिसमें आते हैं, तो उस हवाले से ये जो चीज़ है कमेटी एक तो उस मामलात को देखेगी और इसी तरह सीनियर जो मोस्ट सीनियर जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के वो भी इसको देखेंगे। इसमें थोड़ी सी जो है वो अपना प्रोसीजर और रूल्स और रेगुलेशंस वो कमेटी खुद अख्तियार रखती है कर ले। ये बड़ा टेढ़ा मामला है, गोल गोल घुमा रहे हैं मुझे। ये तो वकील हैं, इनको तो समझ आती है बातें, मुझे इतनी समझ नहीं आती। मैं आसानी सी बात करता हूँ कि लास्ट क्लोजिंग रिमार्क। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जिस
कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने वो एक प्रोसीजर कमेटी बना दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसने तो सुप्रीम कोर्ट को डील करना, उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से ताल्लुक ही नहीं। आपने ये यानी एक तरह से आपने पीजे बना दिया, प्रिजाइडिंग जज बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी जुडिशल कमीशन बनाएगा, वाइंड अप करेंगे आखिरी बात। तो उसको फिर आपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करने कमेटी में भी अपना हिस्सा डाल दिया। ये तो दूसरी वाली मुझे कमेटी लगती, जो कमेटी डाली जाती तो इन्होंने उस कमेटी में भी अपना बंदा बिठा दिया। रियासत अली आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक, सेनेटर वलीद इकबाल, हम सब सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।